नमस्कार। अनब्रेकिंग के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र तिवारी। बात करेंगे 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की। और ये विधेयक दरअसल जिस समय लाया गया है और जितनी हड़बड़ी में लाया गया है, इसके पीछे की कहानी समझने की कोशिश करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि अमित शाह जो बात आज पार्लियामेंट में कह रहे थे, लोकसभा में कह रहे थे कि वो नैतिकता के मानदंड और ऊंचे उठाना चाहते हैं, उनकी सरकार ऐसा चाहती है, उसकी भी परख करेंगे। क्या वाकई ये सरकार नैतिकता के मानदंडों को ऊंचे उठाना चाहती है और अब तक 2014 से अब तक किन नैतिकता के मानदंडों को इन्होंने ऊंचे उठाया है या उन नैतिकता के मानदंडों को जमीन धरा दिया है। तो आज दरअसल जो बिल पेश हुआ, पहली बात तो ये कि जो नियम लोकसभा के हैं उन नियमों को किनारे रख करके वो बिल पेश हुआ। स्पीकर ने महासचिव से इस बात का कहा कि इसके लिए अनुमति दे दी जाए और इस तरह से वो लोकसभा का ये अधिवेशन खत्म होने के ठीक एक दिन पहले इस बिल को पेश किया गया। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो नियम कानून है उनको दरकिनार करके, उनसे छूट लेकर के ये बिल प्रस्तुत किया गया। और इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी क्यों थी जब इसे सेलेक्ट कमेटी को ही भेजना था? और ऐसा बहुत कम हुआ है जब बिल पेश होते ही उसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात पहले ही कर दी जाए। और ये सरकार तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने की बात करती नहीं है। ये सरकार तो बड़े महत्वपूर्ण कानूनों को, विधेयकों को हल्ले गुल्ले में या विधायकों, सांसदों को निष्कासित, निलंबित करने के बाद पारित कराने के लिए जानी जाती है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से इस विधेयक को इतनी हड़बड़ी में प्रस्तुत किया गया? इस विधेयक की खास बात, मैं बहुत टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जो ऑपरेटिव पार्ट है वो ये है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री या केंद्रीय मंत्री, अगर वो किसी ऐसे मामले में उसे गिरफ्तार किया जाता है जिसमें 5 साल से ज्यादा, 5 साल या उससे ज्यादा की सजा है और वो 30 दिनों तक उसे जमानत नहीं मिलती है, वो हिरासत में रहता है, जेल में रहता है, तो 31वें दिन उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा और ये ताकत राष्ट्रपति के पास होगी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सिफारिश पर ऐसा कर सकेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी तरह से जो राज्य की सरकारें हैं उन सरकारों पर अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का, प्रधानमंत्री का नियंत्रण हो जाएगा। दरअसल अब ये बात समझने के लिए पहले ये समझ लेते हैं, जब से ये सरकार आई है, मोदी सरकार आई है, उसके बाद से जो ईडी और सीबीआई के मामले हैं, खासतौर पे ईडी के मामले हैं, उनके आंकड़े क्या कहते हैं। दरअसल अगर आप आंकड़ों को देखें तो पहले तो ये कि 2014 से अब तक जो ईडी और सीबीआई के केसेज हुए हैं उनमें से 95% जो केसेज रहे हैं, जो जांच एजेंसी ने किया है, जो जांच शुरू की है, वो विपक्षी 95% जो हैं वो पॉलिटिशियंस के खिलाफ है, विपक्षी पॉलिटिशियंस के खिलाफ है। एक ये। दूसरी बात कि इसमें जो है अधिकतर मामले वो विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं और जो भाजपा की सरकारें हैं उनके मंत्रियों या मुख्यमंत्रियों या केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ एक भी मामला नहीं है। तो ये माना जाए कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री हैं और जो केंद्रीय मंत्री हैं वो सारे दूध के धुले हुए हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं हो सकते, वो अपराधी नहीं हो सकते। बाकी पार्टियों के लिए बाकी पार्टियां ही अपराधी हो सकती हैं, वही भ्रष्टाचारी हो सकती हैं। दूसरी बात यह कि जो भ्रष्टाचारी लोग जिन पर ईडी सीबीआई के मामले चल रहे हों वो अगर भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो उन पर वो मामले बंद कर दिए जाते हैं। जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके साथ यही हुआ कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन चल रहे थे
उनको खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया। और भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन पर जो जो ये जांच चल रही थी, उन जांचों को या तो स्टॉल कर दिया गया या उनको इनएक्टिव कर दिया गया, जिससे कि उनका जो प्रोसिक्यूशन का जो केस मामला है वो प्रक्रिया रुक जाए। और तीसरी बात एक और ये है कि कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस तरह की चीजें भी हुई हैं कि उन पर पुराने मामले जो पूरे खत्म हो चुके थे उनको भी जिंदा कर दिया गया है। पार्लियामेंट जो नया कानून जो इस समय ये जो ला रही है, जो ये इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर अरेस्ट किया गया और 30 दिन के लिए डिटेन किया गया सीरियस चार्जेस पर, जिनमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा है, तो उन पर जो है उनको बर्खास्त करने की ताकत राष्ट्रपति के पास होगी, राष्ट्रपति उन्हें बर्खास्त कर देंगे। और इसमें जो और भी बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज अगर आप देखें कि जो विपक्ष के साथ जो हुआ है, अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार किया गया, ईडी ने गिरफ्तार किया और उनको कई हफ्तों तक, महीनों तक जेल में रहना पड़ा। जबकि जब उन पर जो मामला है, उस मामले में कोई भी बहुत मजबूत तथ्य नहीं है। हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मामला है, उन पर ईडी ने जो केस दर्ज किया, उस केस को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई, उन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर जब उनको जमानत मिली, जमानत में ये बात कोर्ट ने साफ कही कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला बनता नहीं है। एक तमिलनाडु के चीफ मुख्यमंत्री हैं वी सेंथिल बालाजी, जो डीएमके के हैं, इनको ईडी ने अरेस्ट किया और इन्होंने हालांकि रिजाइन नहीं किया था, लेकिन इनका मामला भी इसी तरह का है जो पॉलिटिकल वो देखा जाता है। रेवंत रेड्डी के खिलाफ एक्टिव केसेज हैं इस तरह के, और विजयन जो पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री, उनके खिलाफ वो भी ईडी और सीबीआई के स्कैनर पर है। इसके अलावा और भी मंत्री जो मुख्यमंत्री रहते हुए, भूपेश बघेल, लालू प्रसाद यादव, अशोक गहलोत, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, नाबाम तुकी, उकरम इबूबी, शरद पवार, ये सब लोग भी ऐसे लोगों में आते हैं जिनके खिलाफ मामले या जांच है। और अगर अपोजिशन के जो गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके मिनिस्टर्स की बात करें तो झारखंड में आलमगीर आलम, मिथिलेश कुमार ठाकुर, महाराष्ट्र में संजय राउत, उद्धव ठाकरे के ये बड़े सहयोगी हैं। ये सब ईडी और सीबीआई के एक्शन फेस कर रहे हैं, समन्स, अरेस्ट, सब चीजें हैं जिसके चलते इन लोगों को दिक्कत हुई। कांग्रेस लीडर्स की बात करें तो पी चिदम्बरम और उनके बेटे के खिलाफ, इसके अलावा एनसीपी और शिवसेना, समाजवादी पार्टी के कई पूर्व मंत्रियों के खिलाफ, कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज हैं। और जो रिपोर्ट, जो अगर इन सारे मामलों को ट्रैक करें तो जो 121 2014 से जो 121 पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ ईडी ने इन्वेस्टिगेट किया है, उसमें 115 अपोजिशन के हैं। और जो बचे 6 लोग जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन 6 लोगों में ऐसे लोग हैं जो जिनकी चीजें जिनकी अपनी केंद्रीय जो वो है नेतृत्व है, उनसे नहीं बनती या उनकी गुड बुक्स में नहीं है। इस वजह से ये बात हुई। और यानी एक तरह से अपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस के खिलाफ ईडी और सीबीआई के 2014 से अब तक जितने केसेस हुए हैं, उसमें से अब तक मतलब जितने केसेस ईडी और सीबीआई के हुए हैं, उनमें से 95% केसेस अपोजिशन पार्टीज के पॉलिटिशियंस के खिलाफ है। और इसके अलावा और एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊं, जो पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसे लोग जो जब वो विपक्ष में थे, सरकार के साथ नहीं थे, तो उनके खिलाफ तमाम तरह के, प्रधानमंत्री खुद अपनी पब्लिक रैलियों में ये बात बोल चुके हैं कि इन 70,000 करोड़ के आरोप हैं और ये लोग इनको जेल भिजवा के रहूंगा, जिसमें से जो वहां के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर के भी अजित पवार, दादा अजित पवार, अजित दादा,
उनको लेकर के ये तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा था कि ये तो चक्की पीसिंग ही हो जाएगा इनका, लेकिन उनका चक्की पीसिंग नहीं हुआ। वो उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं और बहुत चहेते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। और भी ऐसे केसेस आपको मिलेंगे पूरे देश में कि जो लोग जब वापस आ गए, जब या बीजेपी में चले गए, तो सारी चीजें उनके खिलाफ खत्म हो गई। और यही नहीं, जो शिवसेना शिंदे, एकनाथ शिंदे की जो पार्टी, जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई थी, उस समय यही आरोप लगा था कि ईडी सीबीआई के चलते, और ये खबरें भी छपी थी कि उन सारे एमएलए पर ये दबाव था, नहीं तो फिर वो लोग फंस जाएंगे। तो ये इन सारी चीजों के बाद, और इसके अलावा और नैतिकता की बात हम आपको बताएं कि कितना कानून और कितनी नैतिकता इस सरकार के पास है। बिल्किस बानो का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 2002 के दंगे की वो बेचारी बहुत ही, मतलब उसकी शिकार हुई, बलात्कार हुआ, बहुत सारी चीजें इस तरह की। उनके आरोपियों जो दोषी हैं, उन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली थी। उन दोषियों को इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने 15 अगस्त को रिहा किया गुडविल गेस्चर के तहत, और फिर उनकी फूल माला पहना करके उनका स्वागत किया गया। ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत बहुत सारे इस तरह के केसेस आपको मिलेंगे अगर आप पूरे देश खबरों पर नजर रखेंगे। तो नैतिकता की बात करने वाले जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी खुद आज, हालांकि जब केसी वेणुगोपाल लोकसभा में ये बात कह रहे थे, उन पर उंगली उठाई, तो उन्होंने खड़े होकर के कहा कि मैं, जब मुझ पर मामला था तो मैंने इस्तीफा दिया था, और जब तक मैं बरी नहीं हो गया तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया। टेक्निकली ये बात सही है, लेकिन फरार कौन हुआ था? क्या फरार होना नैतिकता के उसमें आता है? क्या वो नैतिकता की निशानी है? तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके उसको समझते हैं क्या है। दरअसल देश में इस समय जो माहौल है, उस माहौल से ये बहुत साफ लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता दिनों दिन गिरती जा रही है, और इस विश्वसनीय और जो नैरेटिव देश में खड़े हैं, वो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। नारे लगने शुरू हो गए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, जो पार्लियामेंट में लग रहे हैं और बिहार की सड़कों पर लग रहे हैं। इनको पूरे देश में फैलने में देर नहीं लगेगी। और अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए, जिसमें एक बात बहुत साफ दिखाई दी कि अमित शाह का अपनी पार्टी पर जो शिकंजा रहता था, अब वो शिकंजा नहीं रहा, क्योंकि वो जिस कैंडिडेट का सपोर्ट कर रहे थे, और पहली बात तो ये हुई कि जिस कैंडिडेट को, राजीव प्रताप रूडी को, जिनको अमित शाह ने कहा तुम चुनाव मत लड़ो, वो उसके बावजूद चुनाव लड़े। और चुनाव लड़े ही नहीं, अमित शाह का जो कैंडिडेट था, उस कैंडिडेट को 102 वोटों से हराकर जीते भी। तो एक ये भी इंडिकेशन है। उपराष्ट्रपति के चुनाव हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई व्हिप नहीं चलती है। कोई व्हिप नहीं चलती है, तो बहुत सारे इस तरह के इशू खड़े हो सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से निकल के आए, उस चुनाव से निकल के आए, जिससे भी भारतीय जनता पार्टी में डर है। और दूसरा, जो नेशनल लेवल पे नैरेटिव खड़े हो रहे हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता को पूरी तरह से जमीन पर ले आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर उनके काम नहीं आया। ऑपरेशन सिंदूर ने गवर्नमेंट को, प्रधानमंत्री मोदी की छवि को एक्सपोज कर दिया। और इस समय जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है बिहार में, उस यात्रा का दरअसल पूरे देश में उसकी गूंज सुनाई दे रही है। और बिहार में जिस तरह से लोग सड़क पर निकल करके आ रहे हैं, वो एक बड़ा संदेश है। ऐसे में ये हड़बड़ी में ये विधेयक लाया गया है। अब इस विधेयक का मामला एक बात और, कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, बिहार में इस बात की भी चर्चा है, इस बात की चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार चुनाव आते आते कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। नीतीश कुमार पर सीएजी की रिपोर्ट में नीतीश कुमार की सरकार पर 70,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया, जो विभिन्न योजनाओं के लिए पैसा आया, इस तरह का आरोप लगा है। अब इस आरोप
जो आशंकाएं जताई जा रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, चंद्रबाबू नायडू एसआईआर का विरोध कर चुके हैं और बंगाल में एसआईआर के खिलाफ पूरा माहौल बन रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी और उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये बातें भी आम हो गई हैं, चर्चा में आ गई हैं कि अगर गड़बड़ी न की गई होती तो शायद 8-10 सीटें और कम हो जाती भारतीय जनता पार्टी। और ये चर्चा भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वाराणसी की सीट पर भी इसी तरह की चीजें हुई हैं। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी की जो ऑपरेशन सिंदूर के चलते और जिस तरह से अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जिस तरह से चीजें कही, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर के लोगों के दिमाग में कई सवाल हैं। उन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री ने अब तक नहीं दिए हैं। अभी तक प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जवाब नहीं दिया है जो ट्रंप बोल रहे हैं और कल फिर बोला गया कि हमने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराया है, नहीं तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाती। और वो सीज फायर वो करीब 40 बार ये बात कह चुके हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कह चुके हैं, वो पब्लिक फोरम्स में कतर में आए थे, वहां भाषण करते हुए बोला था, कई जगह पत्रकारों से बात करते हुए कह चुके हैं, कई जगह वो वैसे कहीं कुछ बात करते हुए उसमें भी कह चुके हैं, ट्वीट कर चुके हैं, लगातार कहते चले जा रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ये नहीं कह पाए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। इससे भी प्रधानमंत्री की छवि को बहुत धक्का पहुंचा है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ट्रंप को लेकर के जिस तरह की बातें की थी और जब वो ट्रंप से मिलने गए थे, जिस तरह से मागा मीगा मेगा वाला इक्वेशन एक दे दिया था, उन्होंने फेंका था वहां से, वो सब चीजें भी अब प्रधानमंत्री के लिए उल्टी पड़ रही हैं। इसके अलावा अब प्रधानमंत्री चीन की तरफ झुक रहे हैं और चीन के खिलाफ अपने देश में एक आम माहौल रहता है। चीन को लेकर आशंका की नजर से देखा जाता है चीन को। 1962 के लड़ाई के बाद ये अविश्वास बहुत ज्यादा है और इसके चलते चीन के साथ जब अब इस समय गलवान की घटना लोग भूले नहीं है, हालांकि जिसे प्रधानमंत्री ने कह दिया था कि कोई नहीं घुसा, अब चीन के करीब जा रहे हैं। क्या इसका डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में नेगेटिव असर पड़ेगा? जितनी चीजें खड़ी हैं प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनके साथ एक चीज ये भी आ जाएगी। ऐसे में, और बिहार का चुनाव सामने है, बिहार में जो चीजें खुल करके सामने आ गई हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरह से चुनाव आयोग के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। वो जनता की मुश्किलों के साथ खड़ी नहीं दिखाई दे रही है। और दूसरी तरफ विपक्षी दल पूरी तरह से एसआईआर के खिलाफ या जनता के साथ, जनता की मुश्किलों में उनके साथ खड़े हैं, उन इश्यूज को उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये मानने लगे हैं कि बिहार में अब चुनाव का मामला बहुत साफ हो गया है, पूरा माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ऐसे में ये विधेयक हड़बड़ी में लाया गया है और फिर सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। इस विधेयक का मतलब क्या? जो उन्होंने कहा नैतिकता की बात, तो वो तो हमने आपको बताया कितनी नैतिक मामला है। अभी हाल में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, उस इस्तीफे को लेकर के तमाम तरह के संशय और आशंकाएं बनी हुई हैं और इस तरह का एक मैसेज पूरे देश में गया है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के हिसाब से चीजें नहीं चलेंगी तो कितना भी कोई किसी पद पर बैठा हो, वो अपने पद पर नहीं रह पाएगा। ये भी नेगेटिव हो गया है। ऐसे में ये विधेयक आना, इसके बस यही अर्थ निकाले जा सकते हैं कि एक तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनको एक संदेश देने की कि इधर उधर मत करना, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। एक बात यह है। दूसरा, शिंदे जैसे लोग या और भी जो लोग हैं उनको भी एक मैसेज है। और तीसरा, मैं तो ये भी देख पा रहा हूं कि बिहार के जो चुनाव हैं उनके नतीजों का एहसास अभी से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हो गया है और ये विधेयक कहीं ना कहीं वो स्थितियां जब आएंगी, बिहार के नतीजे आएंगे, बिहार में सरकार बनेगी और आज जो लोग कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का ही वहां पर सरकार बननी है। ऐसे में तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे।
और फिर यहां से बिहार से जो मैसेज निकलेगा वो मैसेज पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ा करने वाला होगा, बहुत मुश्किलें खड़ा करने वाला होगा। और क्या उस स्थिति में वहां जो मुख्यमंत्री है उसको अगर लपेट लिया जाए और उसको नैतिकता और भ्रष्टाचार के उसमें खड़ा कर दिया जाए तो क्या जो जो नैरेटिव उस समय खड़ा होगा उसको अरेस्ट किया जा सकेगा? आप खुद सोचिए। भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह शायद यही सोचते होंगे। तो जो इस विधेयक को लाने के पीछे वो है एक तेजस्वी यादव या बिहार में इंडिया गठबंधन की छवि को, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। चुनाव जीतना मुश्किल है तो चुनाव हारने के बाद बहुत बहुत ज्यादा बड़े चैलेंजेस मोदी जी के लिए खड़े होने वाले हैं। क्या उस समय पूरी चीजें बाजी पलटी जा सकती है? क्या इस कानून का इस्तेमाल उस समय करके और पूरे विपक्ष को या उस जीत को भ्रष्टाचारियों की जीत बताई जा सकती है? और चूंकि उनके साथ मेन स्ट्रीम मीडिया है इसलिए पूरे देश में ये मैसेज कम्युनिकेट करने में उनको टाइम नहीं लगेगा। सोशल मीडिया पर भी एक ठीक ठाक पूरा इकोसिस्टम उनका बना हुआ है। अभी हाल में देखिए कि क्या सीएसडीएस और संजय कुमार को लेकर के क्या हुआ। तो ऐसे में मैं जो देख पा रहा हूं ये पूरा मामला कोई नैतिकता और ये सब कहने की बातें हैं कि कोई नैतिकता के नाम पर इस सरकार के पास एक बड़ा जीरो है। तो नैतिकता की बात तो कहने की बात है। जो सज्जन ये बात कह रहे थे हमारे गृह मंत्री अमित शाह, और जो नैतिकता की दुहाई दे रहे थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो नैतिकता के बहुत बड़े प्रतिमान हैं, लेकिन बिल्किस बानो का सवाल का जवाब क्या कोई देगा? कभी देगा कोई? प्रधानमंत्री मोदी देंगे? अगर नैतिकता है तो जवाब दे। क्या जो महिला खिलाड़ियों के साथ, पहलवान खिलाड़ियों के साथ जिस तरह से सरकार पेश आई थी, क्या वो नैतिकता का तकाजा था? बंगाल में पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से महिलाओं का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्या वो नैतिकता का तकाजा था? जिस तरह से ढेर सारे लोगों को, जिसमें हरियाणा के वो राम रहीम या इस तरह के और कई लोग हैं, इनको बेल पर बेल मिलना, पैरोल पर इलेक्शन के समय बाहर आना, लगातार बाहर रहना, क्या ये नैतिकता का तकाजा है? नैतिकता को लेकर तो ढेर सारे सवाल हैं। क्या जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार बनी थी वो नैतिकता का तकाजा था? क्या वो नैतिकता के प्रतिमान है? कर्नाटक में जिस तरह सरकार बनाई गई, क्या वो नैतिकता के प्रतिमान है? मध्य प्रदेश में जिस तरह से एमएलए को तोड़ करके सरकार गिराई गई और अपनी सरकार बनाई गई, क्या वो नैतिकता के प्रतिमान है? प्रधानमंत्री मोदी तब तक कोरोना को गंभीर नहीं मानते जब तक मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बन जाती। क्या यह नैतिकता का प्रमाण है? 2021 में बंगाल के चुनाव में जब कोरोना जबरदस्त तरीके से था, लोग मर रहे थे, उस समय प्रधानमंत्री मोदी वहां पर लंबी चौड़ी रैलियां कर रहे थे और उन रैलियों में उपस्थिति को देख करके वो बिल्कुल बम बम हो रहे थे। क्या वो नैतिकता का प्रमाण है? जिस तरह से वो पार्लियामेंट में बात करते हैं, जिस तरह से विपक्ष की खिल्ली उड़ाते हैं, क्या वो नैतिकता का प्रमाण है? जिस तरह से वो सवालों के जवाब नहीं देते हैं, किसी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, क्या वो नैतिकता का प्रमाण है? ऐसी ढेर सारी चीजें आप, और सबसे बड़ा नैतिकता का प्रमाण मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बताऊं, और संवैधानिक नैतिकता और संविधान को मानने वाले, इलेक्शन बॉन्ड्स क्या थे? क्या वो नैतिकता की चीजें थी? सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। आज जब प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह की तरफ से नैतिकता की दुहाई दी जाती है तो शायद ये नैतिकता का मजाक उड़ाना ही है, और क्या कह सकते हैं इसको लेकर।
लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि जितनी चीजें इस समय दरअसल प्रधानमंत्री की हैसियत वो नहीं है जो 2024 के चुनाव से पहले थी। और राहुल गांधी ने जो 7 तारीख को एक्सपोज किया था बेंगलोर की एक विधानसभा सीट को लेकर के, उस एक्सपोज के बाद जिस तरह से रिएक्ट किया चुनाव आयोग ने, उसके बाद लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री मोदी में खासतौर पर और चुनाव आयोग में बहुत कम हो गया है। और बिहार में अगर आप बात करेंगे तो लोग चुनाव आयोग की बात नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि बीजेपी ये करा रही है। तो ये सारी नैतिकता की चीजें हैं। एक उदाहरण मैं कई बार देता हूं, फिर दे रहा हूं कि 2019 के चुनाव में बालासोर में, उड़ीसा में, प्रधानमंत्री की सभा थी, वो वहां गए थे, उनके चॉपर से कुछ बक्से उतरे, तो जो इलेक्शन कमीशन का ऑब्जर्वर था, एक आईएएस अफसर, उसने उनकी जांच करनी चाहिए। तो जांच तो नहीं कर पाया, लेकिन वो निलंबित हो गया, उसको तुरंत वापस बुला लिया गया, निलंबित हो गया। क्या यह नैतिकता का प्रमाण है? जिन नेहरू की हर समय हर चीज के लिए जिम्मेदार करते हैं, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि चाहे वो नेहरू रहे हों, चाहे लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे वो इंदिरा गांधी रही हों, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो बाकी जो प्रधानमंत्री थे, चौधरी चरण सिंह, आपके मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, देवे गौड़ा, आई.के. गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, इतने ही प्रधानमंत्री रहे। इन प्रधानमंत्रियों के साथ अगर इस तरह की चीजें पेश आती तो ये लोग किस तरह से बिहेव करते? क्या ये उस अफसर को, इलेक्शन कमीशन को वापस बुलाने को कहते, या ये कहते कि भाई वो बहुत बढ़िया अफसर है, उसकी तारीफ करते और कहते जांच कर लो? तो नैतिकता की बात करना एक बात है और नैतिकता को बरतना ये दूसरी बात है। अब हो ये रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता इतनी कम हो गई है, इस सरकार की जो विश्वसनीयता है वो इतनी कम हो गई है, इसकी वैधता को लेकर के भी लोगों के दिमाग में सवाल खड़े होने लगे। जो चीजें पिछले दिनों सामने आई हैं और जिस तरह से चुनाव आयुक्त ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो इससे हो क्या रहा है कि जो भी ऐसी चीजें कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की गिरती हुई साख को रोकने की जगह उसमें उसको त्वरण प्रदान कर रही है, उसको एक्सीलरेट कर दे रही है और राहुल गांधी को ज्यादा विश्वसनीय नेता के तौर पर स्थापित कर दे रही है। आज की तारीख का सच यही है। इस वीडियो में इतनी ही बात, फिर मिलते हैं। और हाँ, 10 बजे राहुल गांधी के बढ़ते प्रभाव और ये जो अधिनियम संशोधन विधेयक आया है, इसको लेकर के वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग जी से मैं बात करूंगा। श्रवण जी किस तरह से चीजों को देखते हैं, किस तरह से एनालाइज करते हैं, इसको देखने के लिए 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए याद दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।